Hello everyone, कैसे हैं आप लोग? I'm pretty sure that everybody is fit and fine, and I'm again available for you to continue the series of current affairs related to science and technology. So once again, welcome on behalf of Academy. Let's proceed. Till yesterday means last class. Yesterday means last class of science and technology. We have covered till SPEDX. Okay, and the topics beyond that today I'm going to discuss. आज वो हम डिस्कस करेंगे. So I'm pretty sure you are going to enjoy that topic. Okay, last class जो हमारा topic था that was related to SPEDX. Okay, now from that topic onwards, my new strategy will be exclusively focused on to support you people for your pre-prelims examination only. So I'll be just discussing the things in brief so that you come to know like what exactly the topics are, what are the things which are to be focused on. Okay, so that आप उससे जुड़े हुए जो भी कंटेंट्स हैं, प्रश्न हैं, उनको अपने फेवर में लिख सकें. So let's see. Then come to the today's topic. Very first topic आज का है हमारा जो आपके हेडिंग पर है स्क्रीन पर, एंड दिस इज अबाउट जर्मिनेशन ऑफ सीड इन स्पेस, एंड दैट आल्सो लोबिया सीड विच इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक आइड सीड. ठीक है, जिसको हम अपना ब्लैक आइड सीड या ब्लैक आइड पी भी बोलते हैं. तो बड़ी विचित्र घटना है, वेरी एक्सक्लूसिव. ठीक है, बट सक्सेसफुली वी इसरो हैज डन इट, मीन्स वी हैव डन इट. व्हेन वी से वी, इसरो, राइट, इंडिया. सो सक्सेसफुली इसको किया गया है और बहुत एक्सक्लूसिव कंडीशन में किया गया है. माइक्रोग्रेविटी एंड वेरी कंट्रोल क्लाइमेटिक कंडीशंस में किया गया है, राइट. एंड इस पर हमने सक्सेस हासिल किया. तो ये एग्जैक्टली क्या है? रिसेंटली you see it's related to ISRO has achieved a significant milestone on that, wherein we have successfully germinated लोबिया को हमने जर्मिनेट कर लिया और इन माइक्रो ग्रेविटी कंडीशंस. अब ये किया किसके द्वारा है? अब्रॉड, इट्स क्रॉप्स के द्वारा किया गया. तो क्रॉप्स क्या है इसके बारे में जरूर जानना है. क्रॉप जो है ये बेसिकली है कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज. ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज हैं, उससे रिलेटेड कॉम्पैक्ट रिसर्च है. सो यू शुड नो द क्रॉप्स. क्रॉप्स जो है उसके बारे में हमने बात किया, CROPS, दैट इज अब्रिवेटेड एज कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज, राइट. अब इसमें किया क्या गया, ये पिक्चर देख लीजिए जो इसरो ने जारी किया है, राइट. दिस पिक्चर यू सी, ये है, देखो आप, सीड्स है ना, अभी लीव्स के साथ भी जर्मिनेट किए. 4th day of sowing germinated and 5th day small leaves were okay, वो दिखाई देना शुरू हो गए. तो ये है केस. तो अगर आपसे पूछा जाए लोबिया सीड जर्मिनेशन इन स्पेस में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है, तो इसरो. किन कंडीशंस में किया है? माइक्रोग्रेविटी और कंट्रोल क्लाइमेटिक कंडीशंस में. किस, और ये जो अब्रॉड, इट्स क्या, इसका इस रिसर्च मॉड्यूल का नाम क्या है? क्रॉप्स. क्रॉप स्टैंड फॉर व्हाट वी हैव डिस्कस, ये ध्यान रखें. नाउ ये है क्या मिशन? मिशन जो है वो एग्जैक्टली क्या है? इसरो's experiment involved in germinating lobia, abroad crops, okay, just to study plant growth under microgravity conditions. ठीक है, माइक्रोग्रेविटी कंडीशंस में. देखो लाइफ के ऊपर माइक्रोग्रेविटी कंडीशंस पे लगातार एक्सपेरिमेंटेशन हो रहे हैं. तो जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं, गगनयात्री हैं, या फिर बेस की बात करें, बेस माने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इन सभी जगहों पर, ठीक है, इसका फ्यूचर में उपयोग किया जा सके, ठीक है, उससे रिलेटेड हम क्या तलाशने की कोशिश कर रहे हैं? विकल्प. सो ये है क्या? सीड स्प्राउट सक्सेसफुली ऑन 4th day. 4th day पे तो सीड स्प्राउट कर गए, राइट. एंड
visible leaves were also visible by the fifth day. So that is the research. Now इस मिशन का नाम की पूछा जाए तो आप मिशन का नाम बताएंगे क्रॉप्स. इस मिशन का नाम है क्रॉप्स. क्रॉप्स स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज. सीड जो यूज किया गया है वो लोबिया, ब्लैक आइड पी लोबिया, एंड दैट इज, ये जो न्यूट्रिएंट रिच प्लांट है, ऐसा पौधा है जो काफी पोषक तत्वों से भरा हुआ है, राइट, फॉर स्पेस फार्मिंग एक्सपेरिमेंट, कि क्या हम अंतरिक्ष में ऐसी खेती कर सकेंगे. पर्पस क्या है, एम क्या है ये सब करने का, व्हाट इज द एम बिहाइंड. तो सबसे खास बात यह है कि अब तक जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो पैकेज्ड फूड ले जाते रहे हैं अंतरिक्ष में, राइट. तो इससे क्या होगा कि डेवलप कर पाएंगे सस्टेनेबल फूड सोर्स. ठीक है, ऐसे फूड जो अवेलेबल हो सके वहां पर, एंड दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर लॉन्ग टर्म स्पेस मिशंस. पीपल, एस्ट्रोनॉट whomsoever is reaching going there for long term, तो उनके लिए ये काफी उपयोगी साबित होगा. टेस्ट प्लांट ग्रोथ. प्लांट ग्रोथ को टेस्ट किया गया है. किस कंडीशन में किया गया है आपने देख लिया. कंडीशंस मिमिकिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंटल एनवायरमेंट्स इंक्लूडिंग माइक्रोग्रेविटी एंड कंट्रोल्ड आपके जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन जिसे मैंने बताया आपको. तो ये इन ये दो विशेष कंट्रोल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, साथ ही साथ में यहाँ पर माइक्रोग्रेविटी की कंडीशंस में इसको स्टडी किया गया. सिग्निफिकेंस क्या है भाई, इसको सिग्निफिकेंस यही है कि भाई रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी ऑन द पैकेज्ड फूड, जो प्री पैकेज सप्लाईज होती हैं एस्ट्रोनॉट्स के साथ, उससे उसको रिड्यूस करना, एंड contributes the recycling between oxygen and carbon dioxide in the spacecraft, abroad the spacecraft. So you know कि astronauts are there, they generate carbon dioxide. अगर वहाँ ऑक्सीजन भी बन जाती है खुद ब खुद, तो इससे क्या होगा, ये रिसाइकलिंग हो सकेगा. तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्के में बात करेंगे ताकि आपको याद भी रह जाए और तैयार भी कर सके आसानी से. हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष में लोबिया के जर्मिनेशन की. द सीड्स विच वर okay germinated, observe that it has germinated and flourished even. Okay, not only germination took place, flourished also, right. तो अब पॉइंट आया कि इसको किस कंडीशन में किया गया, माइक्रो ग्रेविटी कंडीशंस में, एज वेल कंट्रोल एनवायरमेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में. और जो इसका जो अब्रॉड है, इसका जो मिशन है, मिशन किसने किया, वो क्रॉप्स ने. क्रॉप स्टैंड फॉर क्या, ये मैंने बताया आपको. इसके साथ साथ देख लीजिए कि ये एक स्पेशल एक्सपेरिमेंट है जहाँ पर कि इनकी ग्रोथ को ऑब्जर्व किया गया है, राइट. इसका एम है फूड को, सस्टेनेबल फूड को लॉन्ग टर्म स्पेस मिशंस के लिए अवेलेबल कराना और ऐसी कंडीशंस डेवलप करना जहाँ पर ये सब चीज़ें हो सकती है, डिपेंडेंसी घटा देना प्री पैकेज सप्लाईज पर, और वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, राइट, बाय द एस्ट्रोनॉट्स, उसको रिसाइकिल कर देना विद ऑक्सीजन. सो ये सारी चीज़ें हुई. लेट्स कम टू टुडेज नेक्स्ट टॉपिक, एंड जो आज का अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा उसको हम देख लेते हैं. चलिए, अगला टॉपिक है हमारा 3 कमीशन शिफ्ट. 3 कमीशन्ड शिप्स. तो ये क्या टॉपिक है, क्यों चर्चा में आया, ये हमारा उद्देश्य होगा. 3 कमीशन. पहली बात तो आप जान लीजिए कि जो आर्म फोर्सेस होती हैं, ये नेवल की बात है, आर्म फोर्सेस में क्या शिप्स को भी कमीशन किया जाता है. यू शुड नो कि जैसे रिक्रूटमेंट्स होते हैं ऑफिसर्स के या सोल्जर्स के, उनको उनको रैंकिंग से किया जाता है, ऐसे शिप्स को भी कमीशनिंग की जाती है. रिमेंबर दैट शिप्स भी रिटायर होते हैं, शिप्स भी कमीशन किए जाते हैं, उनका भी अपना एक स्पैन है, उनकी भी सर्विसेज है, उनको भी ऑनर दिया जाता है वगैरह. तो एक बात ये क्वेश्चन है तो जिसको आप ध्यान देंगे कि द 3 कमीशन शिप्स. ओके, कॉन्टेस्ट क्या है वो जान लीजिए कि इंडिया सेलिब्रेटेड अ हिस्टोरिक माइलस्टोन एज 3 फ्रंटलाइन नेवल प्लेटफॉर्म. 3 फ्रंटलाइन नेवल प्लेटफॉर्म. एंड ये नेवल प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, नीलगिरी, सूरत और बागशीर. याद रखें कि चाहे कोई भी इंडियन नेवी की सर्विसेज की डिवाइसेस हो, उनका नाम रखा जाता है INS. INS स्टैंड फॉर इंडियन नेवल सर्विसेज.
राइट, INS नीलगिरी, INS सूरत, INS वागशीर। तो डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत एक्सक्लूसिव सवाल बन गया है, लाइक दीज वर कमीशन इनटू इंडियन नेवी। सो राइट, दिस इज क्लियर कि वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट कमीशनिंग ऑफ शिप्स, विच शिप्स, नीलगिरी, सूरत and Bakshir, and don't forget to put INS to right before their name। ऐसा याद रखो, उसको याद करने के लिए कि वागशीर सूरत होते हुए नीलगिरी पर चले गए, 3 शिप्स हैं ये, ठीक है, बागशीर एक ही है। अब इसमें से जो ये है आपका नीलगिरी, ये एक फ्रिगेट है, फ्रिगेट मतलब भयंकर बहुत बड़ा युद्धपोत। ये समझो जैसे एयरफोर्स का अपना बेस होता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, ट्रेनिंग चलती हैं, जेट्स उतर सकते हैं, सुरक्षा से रिलेटेड बातें होती हैं, आर्मी की अपनी छावनी होती है, कंटोनमेंट एरियाज एंड ऑल। ऐसे ही समुद्रों में ये जो बड़े बड़े युद्धपोत होते हैं, माने जो फ्रिगेट्स होते हैं, विच आर लाइक इक्विप्ड विद एंड रिच बाय गुड मैनी टूल्स, डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो वो है नीलगिरी सबसे बड़ा, फॉलोड बाय सूरत। सूरत एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, INS सूरत एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर, किसी भी टाइप की मिसाइल्स अगर आ जाएं तो डिटरेंस में बहुत ज़्यादा काम करेंगी, अटैकिंग में भी काम करेंगी। वैसे इनका भी काम टोटल चौकसी है, माने सुरक्षा है समुद्र में, चाहे वो कमर्शियल रूट्स हो उनकी रक्षा हो, या फिर हमारे बॉर्डर्स की हो, या फिर जो समुद्र में आतंकवाद होता है उनसे रिलेटेड हो, या फिर कॉम्बैट माने युद्ध की परिस्थितियों में हो, या डेटरेंस हो, कुछ भी, राइट, सब जगह इनका उपयोग होता है। चलिए, तो ये हमने देखा, आगे चलते हैं। इसमें देखो यहाँ पर बात चल रही है तीनों की, तीनों के बारे में क्या क्या चीजें आपको जाननी चाहिए, जिन पर सवाल आता है। जो बच्चे, जो कैंडिडेट थोड़े से पुराने हैं, एडवांस है, वो जानते हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, जो नए हैं उनके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, पुराने के लिए तो है ही। INS जो नीलगिरी है, इसका जो प्रोजेक्ट नेम है, हर चीज का अपना प्रोजेक्ट नेम है। ये जो शिप है, इसको बनाया किसने, ये भी क्वेश्चन है। साथ ही साथ में इसके क्या एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं, कौन से एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं, ये भी है। और इसकी सिग्निफिकेंस का महत्व क्या है, इन प्रमुख हिस्सों में चीजों को देखा जाता है। तो INS नीलगिरी को बनाने के लिए 2 यहाँ पे कॉरपोरेशंस हैं, 2 कंपनीज हैं। एक है आपका MDL विच स्टैंड फॉर मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, एक है GRSE। तो ये होता है आपका गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जो कोलकाता में है, और ये मुंबई एंड गोवा में भी इसकी ब्रांच है, मुंबई मेनली में हेडक्वार्टर्स का मुंबई है। तो ये आपने देखा कि ये हुआ, और इसको प्रोजेक्ट नेम है 17A, डोंट फॉरगेट 17A। हर जितने भी होते हैं उनके अपने प्रोजेक्ट के नेम होते हैं। सो नीलगिरी का प्रोजेक्ट नेम है 17A, और 17A का अपना फर्स्ट फ्रिगेट है ये। ऐसे लाइक दैट 7 फ्रिगेट्स दे आर गोइंग टू फैब्रिकेट, दे आर गोइंग टू मेक। अब ये मेड इन इंडिया जो एक प्रोजेक्ट है आत्मनिर्भर भारत का, उसके तहत है, राइट। बनाया किसने इसको, MDL ने और GRSE ने, राइट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कोलकाता में, इसका कहाँ है, मुंबई में। ये हो गया पहली चीज। उसके बाद में ये जो है क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट है, एंड दिस इज क्वाइट बिगर, मल्टी मिशन स्टेल्थ फ्रिगेट, सारे बहुत सारे मिशन कर सकता है फॉर ब्लू वाटर ऑपरेशन। ब्लू वाटर ऑपरेशन का मतलब होता है बहुत दूर खुले समुद्र में, चारों तरफ समुद्र ही समुद्र, छावनी जैसे समझ लीजिए, कैंटोनमेंट एरिया, एक पूरा का पूरा शहर जैसा, बहुत विशाल का है, बड़ा सा, ठीक है, ऐसा। तो दिस इज सिग्निफिकेंस क्या है, फर्स्ट ऑफ 7 फ्रिगेट अंडर 17A। तो इसकी अपनी बहुत सारी कैपेबिलिटीज हैं, थोड़ा सा और इंटरेस्ट होता है आप अपने हिसाब से देख लेंगे, वैसे इतनी सारी चीजें काफी, ठीक है। बहुत सारी चीजों से इसको इक्विप्ड किया गया है, डिफरेंट काइंड ऑफ मिसाइल से, इसको जरूर देखें। देन कम टू INS सूरत। INS सूरत जो है किस प्रोजेक्ट के तहत काम कर रहा है, 15B। ऊपर वाला क्या था, 17A, तो ये 15B हो गया। एंड लास्ट वाला जो हो जाएगा उसका प्रोजेक्ट नेम है 75, वार्कशीट 75। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि स्टिल गाइडेड मिसाइल, तो ये डिस्ट्रॉयर है, मिसाइल डिस्ट्रॉयर। मान लो कि कहीं से मिसाइल्स आ रही हैं, तो उनको हवा में ही खत्म कर दिया जाए, सरफेस टू सरफेस से उनको खत्म कर दिया जाए। सबमरीन टू सरफेस है, सबमरीन टू एयर है,
सबको, किसी भी टाइप के मिसाइल को ये निरस्त करने में, उनको डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है। एक बात, बनाया किसने इसको? एमडीएल मुंबई ने। उस पहले वाले को किसने बनाया था? एमडीएल एंड जीआरएसई ने। इसको एमडीएल ने खा लिया। अगली बात कि इंडिया फर्स्ट एआई एनेबल्ड वारशिप है। ऐसा वारशिप है जो पहला एआई से रिलेटेड, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत एक्सक्लूसिव है। फोर्थ और फाइनल डिस्ट्रॉयर है प्रोजेक्ट 15 का। इसके बाद में फोर्थ एंड फाइनल, सो देयर आर सीरीज ऑफ दैट, सो यू शुड नो। इसको भी कमीशनिंग किया गया। फिर हम बात करते हैं इस पे कि एक चीज और होती है, नोट पर भी सवाल आया है पहले कभी, तो यू शुड नो दैट ऑल्सो कि जो वन नोट होता है आपका, दिस थिंग है ना, जैसे वन नॉट इज इक्वल टू 1852 मीटर पर आवर। कितना मीटर पर आवर चलेगा, या ये कह लीजिए 1.852 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चलता है। तो अराउंड ये कोई 54-55 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से, सॉरी कितनी स्पीड चलता रहेगा, तो 30 का मतलब हुआ इतनी स्पीड से चलता है, ये चीज है। देन आ जाइए वार्कशीर पर। किस पर आ जाएंगे? वार्कशीर पर। सो वार्कशीर पर आप ये देखिए कि ये भी एमडीएल ने बनाया, प्रोजेक्ट 75 है, फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास डिजाइन है, प्रोजेक्ट 75 के तहत है। और एक चीज और जानना है कि ये 6th एंड फाइनल सबमेरिन अंडर दिस प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत में 6th एंड फाइनल, ऊपर वाला क्या था? 4th एंड फाइनल। फर्स्ट वाला क्या था? फर्स्ट आउट ऑफ 7। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी, उस प्रोजेक्ट के तहत ये सारे डिवाइसेस ओके, इनको कमीशन किया गया। तो हिस्ट्री ये है, पहली बार ऐसा हुआ है भारत के इतिहास में जहां पर कि देश में इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से ये चीजें बनाई गई और बहुत नाइसली डेवलप किया गया। शोकेस कर रहा है इंडिया की शिप बिल्डिंग के पावर्स को, साथ ही साथ में माने आत्मनिर्भर भारत को, सेल्फ रिलायंट इंडिया को। फर्स्ट टाइम में ऐसा कुछ हुआ है कि भी डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट, एक सबमरीन, सबको एक साथ कमीशनिंग की गई है। इसका अपना स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट है, ठीक है, जितने भी ओपन सी एरिया हैं उनको रक्षा करेगा, राइट, दैट्स द पॉइंट। So let's see Google Willow chip, next topic, Google Willow chip. I'm sure till here you are comfortable and learned. बात करेंगे हम Google Willow chip की। So Google Willow chip क्या है, क्यों है, why it is there in the current affairs, तो ये से सवालों के मैं आपको जवाब देने में मदद करता हूँ, राइट, सीखने में मदद करता हूँ। पहली बात तो ये गूगल विलो चिप है, इसका नाम है विलो, जैसे पिलो विलो, राइट। तो दैट इज व्हाट रिसेंटली ओके अनवील्ड। रिसेंटली अनवील्ड का मतलब हुआ कि अभी निकटतम लेटेस्ट क्वांटम प्रोसेसर है विलो। तो क्वांटम प्रोसेसर्स होते हैं, क्लासिकल प्रोसेसर्स होते हैं, क्लासिकल कंप्यूटर के लिए प्रोसेसर होते हैं, या जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं उनके लिए जो क्यूबिट्स पर काम करते हैं, वो है लेटेस्ट क्वांटम प्रोसेसर है, एक पॉइंट। नंबर 2, इस ये जो है गूगल का लेटेस्ट क्वांटम प्रोसेसर है, और इसमें कितने क्यूबिट्स लगे हुए? 105 फिजिकल क्यूबिट्स हैं इसमें। माने दिस कैन कैलकुलेट कैलकुलेशंस बहुत ही प्रिसाइज लेवल पर, बहुत सारी कैलकुलेशंस को एक कुछ सेकंड्स, कुछ मिनटों में कर देगा। लाइक इतनी पावरफुल डिवाइस है, इतनी पावरफुल ये प्रोसेसर है, राइट। तो ये हो गया। अब ये दिस हैज बीन डिजाइन टू एनहांस द क्वांटम करेक्शन एंड स्केलेबिलिटी। हाई लेवल पर स्केल किया जा सकता है इसको। एरर करेक्शन प्रोटोकॉल्स हैं इसमें। ये वर्क करता है, ऑपरेट करता है नियर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के आसपास ही वर्क करेगा, राइट। इम्प्रूव कोहेरेंस है यहाँ पर। इसके बाद में आ जाइए इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ विलो। विलो की क्या सिग्निफिकेंस है? अब पहला तो यही है कि भाई जो कंप्यूटेशनल ब्रेक थ्रू है, ये जैसे बताया हमने कि पर्पस क्या है, कंप्यूटेशनल ब्रेक थ्रू है।
the calculations which were taking so much of time to be completed, with the help of that ये बहुत जल्दी कर देगा। किसके थ्रू करेगा? RCS के थ्रू। तो ये है सक्सेसफुली कंप्लीट द RCS। RCS होता है आपका रैंडम सर्किट सैंपलिंग। ये टास्क है, माने कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट में कर देगा, जिसको कि सामान्य क्लासिकल कंप्यूटर के माध्यम से 10 आपके सेप्टिलियन ईयर्स लग सकते हैं उस चीज को। तो एरर रिडक्शन बिलो थ्रेशोल्ड है, बस ये सारी बातें, और ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं। तो ये है क्या चीज? गूगल विलो चिप एक ऐसा माने प्रोसेसर है जो क्वांटम प्रोसेसर कहेंगे, उसी का अनावरण किया, उसको अनवील किया है, उसके बारे में बताया है, ठीक है, गूगल ने। और इसका नाम इसलिए है लेटेस्ट क्वांटम प्रोसेसर। इसके साथ साथ इसकी फिजिकल यूनिट्स की बात करें तो इसके अंदर 105 फिजिकल क्यूबिट्स हैं, और जो डिज़ाइन की गई हैं, एनहांस किए गए, तो क्वांटम एरर करेक्शन इसकी एबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी। ऑपरेट करेगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, ठीक है। अचीव्स माइक्रोसेकेंड 100 माइक्रोसेकेंड ऑफ कोहेरेंस। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? कंप्यूटेशनल ब्रेक थ्रू। द कैलकुलेशंस व्हिच वर टेकिंग व्हाट इज दिस septillion years, 10 septillion years, that will be done by this thing just in 10 minutes। तो ये हुआ। लेट्स सी ग्रीन बैंक। जैसे इसका नाम है बैंक, वैसे ही ये बैंक है, फाइनेंस करता है, ऋण देता है, रिकवरी करता है, बट किस चीज के लिए? ग्रीनरी के लिए। सो बेसिकली ये जो क्लीन एनर्जी है एंड गुड सुटेबल क्लाइमेटिक चेंज, इन दो एरिया में इसका काम है। तो ये क्या चीज है? ग्लोबल साउथ, एक बात तो देख लीजिए कि भाई जो आपका ग्लोबल साउथ इंक्लूडिंग इंडिया स्ट्रगल टू सिक्योर एडिक्वेट क्लाइमेट फाइनेंस COP29, ठीक है, कमिटमेंट्स, एस्टेब्लिशिंग ग्रीन बैंक इन इंडिया, okay, offers market driven solution to support sustainable development and decarbonization। तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड डिकार्बोनेशन को सपोर्ट करने के लिए एक ग्रीन बैंक को स्टैब्लिश किया गया है। हालांकि जो कमिटमेंट रहे हैं COP29 के, उसको लेकर के यही है कि भाई हम सिक्योर करेंगे, लेकिन चैलेंजेस रहे, स्ट्रगल है। तो ग्रीन बैंक्स एग्जैक्टली क्या हैं और कैसे काम करते हैं, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। तो ये बेसिकली एक आपका मिशन ड्रिवन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। सो वन लाइन में अगर इसका ध्यान रखना है बात कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और कैसी है? मिशन ड्रिवन। क्या मिशन? सिर्फ ग्रीनरी के पॉइंट से, मींस इट इज एब्सोल्युटली डिजाइन एंड डेडिकेटेड टू एक्सेलरेट क्लीन एनर्जी एडॉप्शन एंड एज वेल फाइट क्लाइमेट चेंज। जो भी क्लाइमेट चेंज है उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए है, साथ ही साथ में क्लीन एनर्जी के लिए। तो इन ब्रीफ, मिशन ड्रिवन क्या मिशन? क्लीन एनर्जी एंड फाइट क्लाइमेटिक चेंज। अब जैसे बैंक होते हैं नॉर्मल ट्रेडिशनल बैंक, वैसे काम नहीं करता ये। इसका काम है हैविंग द मनी, डिस्ट्रीब्यूशन द मनी टू द इंस्टीट्यूशंस, टू द प्रोजेक्ट्स विच आर वर्किंग फॉर क्लीन एनर्जी एज वेल एज those are working to fight against climatic change। इन चीजों के लिए फोकसिंग ऑन फाइनेंस प्रोवन एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स। तो ये हो गया आपका। चलिए, नीड फॉर ग्रीन बैंक इन इंडिया। नीड फॉर ग्रीन बैंक इन इंडिया, क्या जरूरत है भाई? एक अफोर्डेबल क्रेडिट, माने उधार दिया जा सके, ऋण दिया जा सके ऐसे प्रोजेक्ट्स को, चाहे वो किसान हैं, चाहे MSMEs हैं, छोटे लघु उद्योग संस्थान हैं, ताकि वो ऐसी प्रथाएं जहां पर कि क्लीन एनर्जी का उपयोग किया जाए, जहां पर कि क्लाइमेटिक चेंज से लड़ने के लिए वो सहयोग बन सके, उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए अचीविंग करना है। पर्पस है कि भाई 2070 तक हमें नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव कर लेना है। एम्पावर फार्मर्स एंड MSMEs टू अडॉप्ट इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस थ्रू अफोर्डेबल क्रेडिट्स। कैपिटल मोबिलाइजेशन है ग्रीन, हाउ ग्रीन बैंक वर्क, ठीक है। तो कैपिटल मोबिलाइजेशन, कैसे कैपिटल्स को कलेक्ट किया जाता है, मोबिलाइज कैसे किया जाता है, माने जो फंड्स इसको डेवलप कैसे जाता है? बाय द फंड सोर्स बाय गवर्नमेंट ग्रांट्स, है ना, एनवायरमेंटल एज वेल,
इशूइंग ग्रीन बॉन्ड्स, ऐसी चीज़ों से फंड्स इकट्ठे होंगे। लैंडिंग की जाएगी लोन्स फॉर वायबल क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स, मार्केट डेवलपमेंट रिलेटेड टू दैट, सर्कुलर इन्वेस्टमेंट होगा। मान लीजिए कि वापस जब फंड्स आएंगे तो दैट विल बी टेकन बैक बाय द ग्रीन बैंक्स एंड इट विल बी फर्दर यूटिलाइज फॉर द सेम पर्पस एंड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इस तरह से क्रिएटिंग सेल्फ सस्टेनिंग फाइनेंशियल लूप। तो ये सारी चीज़ें इसमें ध्यान देने की, बाकी सारा इसमें थोड़ा मेंस एस्पेक्ट से है। सो इफ़ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड आप पढ़ सकते हैं। मुख्य बात क्या है, ग्रीन बैंक एक बैंक है जो ट्रेडिशनल बैंक से बिल्कुल हटकर है, और ये जो है मिशन बेस्ड, मिशन ड्रिवन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पर कि फंड्स को कलेक्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू फार्मर्स, टू एमएसएमईज, टू द प्रोजेक्ट्स विच आर वर्किंग फॉर क्लीन एनर्जी एंड जो लोग फाइट करने में हेल्प करेंगे क्लाइमेटिक चेंज के अगेंस्ट, उसके लिए तो वो है। ठीक है, ये बस इसका लिंक जान लीजिए। दैट्स इट अबाउट दिस टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ओपन डेटा किट प्लेटफॉर्म। अब देखो, ये जो ओपन डेटा किट प्लेटफॉर्म है, ये एग्जैक्टली क्या है, क्यों है, कैसे वर्क करता है, और ये इसका काम क्या है, इसका एम क्या है, ये हम देखते हैं। तो ओपन डेटा किट प्लेटफॉर्म CAG इंडिया, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक रिवोल्यूशनरी टूल किट। एक तरह से ये टूल किट है। और कैसी किट है टूल किट, इसका काम क्या है, दिस टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक स्पेंडिंग, कि भाई पब्लिक में सार्वजनिक रूप से क्या खर्च हुआ है उसको देखना, साथ ही साथ टू इवेलुएट द इफेक्टिवनेस को इवेलुएट करना ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, की इफेक्टिवनेस को समझना। बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, वो लागू हो जाती हैं, वेदर दे आर इफेक्टिव और नॉट, वेदर इट इज रीचिंग टू द मतलब द बेनिफिशियरी और नॉट, अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ जो नागरिक है देश का, उस तक वो लाभ पहुंच भी रहे नहीं पहुंच रहे, उसको रियल टाइम में ऑब्जर्व करना है। तो ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड एक बहुत एक्सक्लूसिव जो है डेटा किट टू डेटा बेस्ड टूल किट है। तो अब क्वेश्चन है, इसको लॉन्च किसने किया, इसको लॉन्च किया CAG ने, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो उन्होंने एक किट बनाया है और उसका नाम है ओपन डेटा किट, ODK। इसका नाम है ODK, ओपन डेटा किट। ये प्लेटफॉर्म है, टूल किट है। लॉन्च किसने किया वो मैंने बता दिया, बस इसके अलावा कुछ नहीं। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये, राइट, और इनका काम है डिजाइन करना, कलेक्ट करना, मैनेज करना ऑडिट रिलेटेड डेटा। लॉन्चिंग किसने किया वो हमने देख लिया, ऑब्जेक्टिव्स हमने देख लिया कि ये जो है मुख्य रूप से जो देश में माने जो एक्सपेंडिचर है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, सार्वजनिक व्यय है, उस क्षेत्र पर माने पारदर्शिता माने बढ़ाना या उसको ट्रांसपेरेंट बनाना, ये इसका मुख्य लक्ष्य है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो अकाउंटेबिलिटी है, जो माने जवाबदेही है, उसको इम्प्रूव करना। ठीक है, इन द डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो जो गवर्नेंस है उसके थ्रू, या जो ऑफिसर्स है उसके थ्रू परकोलेट करनी है आखिरी पायदान पर खड़े उस नागरिक तक जिसके लिए वो स्कीम बनाई गई है। साथ ही साथ में यहाँ क्या हुआ, कलेक्ट करेगा रियल टाइम बेनिफिशियरी फीडबैक फॉर इन्फॉर्म्ड ऑडिट प्लानिंग। जो भी ऑडिट प्लानिंग है उसका रियल टाइम में कि क्या सच है क्या झूठ है, उसकी जो फीडबैक है, प्रतिक्रिया है, उसको इकट्ठा किया जाएगा, राइट। सो ये सारी चीजें हुई इसकी ऑब्जेक्टिव्स। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक ऑल्सो। एग्जैक्टली ओपन डेटा किट क्या है, इसको लॉन्च किया है कैग ने, माने कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने। किस लिए किया है कि ताकि जो सार्वजनिक क्षेत्र है, पब्लिक क्षेत्र है, उसमें जो भी व्यय है उस पर नजर रखी जा सके, उसमें पारदर्शिता सेट की जा सके। साथ ही साथ में इसका ये भी काम है कि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, राइट, वो कितनी इफेक्टिव हैं, कितनी उपयोगी हैं, कैसे काम कर रही हैं, राइट,
क्या वो जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसको लाभ भी कर रही नहीं कर रही है, और उसको रियल टाइम में उससे फीडबैक भी कलेक्ट करना वगैरह वगैरह, राइट। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी CAG से, एक तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अब एक चीज और है जानना चाहिए जो आपको, की फीचर्स, जो हल्का सा, इंटीग्रेटेड विद CAG ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, OIOS, इंटीग्रेटेड विद, आपने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है फॉर सिक्योर डेटा मैनेजमेंट, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा देश है वो डाइवर्सिटी का देश है, अलग अलग भाषा को समझने वाले बोलने वाले लोग हैं। इट विल बी सपोर्टिंग मल्टी लैंग्वेज फॉर बेनिफिशियरी सर्विस। ओके, यूजर फ्रेंडली होगी इंटरफेस फॉर डिजाइनिंग एंड मैनेजिंग द डेटा कलेक्शन प्रोसेस, काफी यूजर फ्रेंडली होगा, इजी टू अंडरस्टैंड, एक्सेस, अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड होगा, ठीक है। सो यही सारी चीजें हैं ओडी के, आई एम श्योर ये सारी चीजें आप समझे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, राइट। ये आपने कुछ टॉपिक्स हमने किए हैं, इनको आप दोहरा लीजिए। आज से मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है ताकि आप की समझ थोड़ी सी इस एरिया में बढ़ जाए और आप जल्दी मतलब प्रिपेयर कर लें, और ये सारी की सारी क्लासेस थोड़ी सी प्री बेस्ड रहेंगी, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। आप रखें अपना ख्याल, कल फिर मैं मिलूंगा कुछ और टॉपिक्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस, लव यू।